नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कौशल में आपका स्वागत है। हिंदी कौशल चैनल का यही उद्देश्य है कि हम हिंदी भाषा में संबंधित समस्त ज्ञान आप तक पहुंचाएं। हिंदी कौशल अर्थात हिंदी भाषा में कुशलता। और हिंदी भाषा में कुशलता प्राप्त करने हेतु हमें व्याकरण का गहन अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज हम अपनी पहली कक्षा व्याकरण से ही शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं। अन्य विषय शास्त्रों की ही भांति व्याकरण भी एक शास्त्र है जिसे हम भाषा शास्त्र कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा की लिपि, वर्ण, शब्द, सौष्ठव और मात्रा आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराता है। अर्थात व्याकरण का अध्ययन हमें लिखने, पढ़ने, शुद्ध उच्चारण करने के समस्त नियमों से भली भांति अवगत कराता है तथा हिंदी भाषा में निपुणता प्राप्त कराता है। व्याकरण जो हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई से लेकर विस्तृत व अनंत प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण भाषा के अंतर्गत आने वाले शब्दों के शब्दगत और अर्थगत चमत्कार पर प्रकाश डालता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत भाषा का अध्ययन किया जाता है, तो अब हम जानते हैं कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द का जन्म संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका तात्पर्य है वाणी की अभिव्यक्ति। संस्कृत में कहा भी गया है कि भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। और इसी के आधार पर भाषा की कई परिभाषाएं निश्चित भी की गई हैं, जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक संचार व्यवहार है, जिसके माध्यम से वे अपने मनोभावों को आपस में संप्रेषित करते हैं। संचार व्यवहार अर्थात संचार प्रेषक का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की एक प्रक्रिया है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों, विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, अर्थात अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या एक दूसरे को बताते हैं। भाषा मनुष्य के मध्य विचार विनिमय का एक सार्थक साधन है। विचार विनिमय अर्थात विचारों का आदान प्रदान या अदल बदल। भाषा विचाराभिव्यक्ति का एक प्रबल साधन है। भाषा के द्वारा हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे की बातों से अवगत होते हैं, यह एक संप्रेषण का एक प्रबल साधन कहा जा सकता है। इसके आगे प्रत्येक भाषा की कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, या कह सकते हैं कि भाषा परिचयात्मक होती है, क्योंकि हमारी भाषा ही हमारा परिचय देती है। भाषा संकेतात्मक होती है। भाषा का सीधा संबंध मनुष्य से होता है। भाषा का लिखित व मौखिक रूप का प्रयोग मनुष्य ही करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव भाषा के विकास पर पड़ता है। जैसे जैसे हमारा समाज व हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है या विकास करती है, वैसे वैसे हमारी भाषा भी विकास करती है। भाषा विकास की दिशा में गतिशील होती है। भाषा का शब्दकोश असीमित होता है, भाषा का शब्दकोश अनंत होता है। भाषा सरल व सहज होती है, इसीलिए भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश सरलता से हो जाता है। भाषा के कई रूप होते हैं। यहाँ हमने भाषा के मुख्यतः 5 रूप का वर्णन है। बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा को सामान्य बोली भी कहते हैं। यह लोगों की भाषा का मिश्रित रूप होता है। इसमें भाषा का भेद नहीं किया जा सकता। यह सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। जब हम एक ही क्षेत्र में रहते हैं और अलग अलग भाषा भाषिक लोग आपस में परस्पर मिलते जुलते हैं और वार्तालाप करते हैं, तो हम सब की भाषा एक नई भाषा का मिश्रित रूप उत्पन्न करती है, जिसमें हम सभी की भाषाओं के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। उसे हम उस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा कहते हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा।
जो भाषा अन्य भाषाओं पर अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है, अर्थात वह भाषा जिसमें हमारा साहित्य सृजन किया जाता है, जो हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करती है तथा व्याकरणिक नियमों से परिष्कृत और परिमार्जित होती है। जिस भाषा में समस्त व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है वह भाषा परिनिष्ठित या मानक भाषा कहलाती है। तीसरी है संपर्क भाषा। कई भाषाओं के अस्तित्व में आने के बाद जिस भाषा को व्यक्ति व्यक्ति के बीच, राज्य राज्य के बीच संबंध स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। राज्य भाषा। जिस भाषा में सरकारी कार्यों का निष्पादन होता है वह राजभाषा कहलाती है। अगला है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा में देश के समस्त भाषा भाषिक आपसी विचार विनिमय करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की जनसंख्या का एक बड़ा भूभाग समझता है, पढ़ता है, बोलता है व लिखता है। राष्ट्रभाषा देश की एकता, अखंडता, मान सम्मान का प्रतीक होता है। राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा भी कहा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर करना कठिन हो जाता है। कुछ लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही मानते हैं, परंतु इनमें पर्याप्त अंतर है। जैसे राजभाषा आम जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। राजभाषा केवल सरकारी कामकाज की भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र के लोगों के संपर्क की होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि अर्थात लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट व लिखने का तरीका। जब कभी हम बोलते हैं तो सामने वाले को हमारे मुंह से निकली ध्वनियाँ सुनाई देती हैं पर दिखाई नहीं देती, और सुनाई देने वाली ध्वनियों में स्थायित्व नहीं होता और न ही ये ध्वनियाँ एक लंबे समय तक हमें स्मरण रहती हैं। आमने सामने तो हम एक दूसरे की बातें सुन समझ सकते हैं, पर जो हमसे दूर है उन तक हमारी बातें हमें लिखकर पहुंचानी होती हैं। इसलिए ध्वनियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं ध्वनि चिन्हों को व्याकरण में लिपि कहते हैं। अर्थात मुंह से निकली हुई ध्वनियों को स्थायित्व प्रदान करने हेतु कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया जा सके, वही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की भी अपनी एक लिपि है जिसे हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसके अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा किस तरह से लिखी और पढ़ी जाती है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।